ठीक है, तो जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, इसे हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं। ठीक है, और ये मेंडलीफ ने एक पीरियोडिक टेबल बनाई थी, उसी का ये समझ लीजिए कि एडवांस वर्जन है। मतलब मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल का ही सुधरा हुआ रूप हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, उनके पीरियोडिक टेबल में कई सारी ड्रॉबैक्स थी, उनको रिमूव करने के बाद ये टेबल बनती है। तो इस टेबल में देखो क्या खास बात है, पहले हम लोग को वो पता होना चाहिए। लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल की जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्लियर होनी चाहिए। तो पहला इसमें पॉइंट आपको ये समझना है कि ये जो पीरियोडिक टेबल है, ये 18 वर्टिकल कॉलम में डिवाइडेड है। अगर आप काउंट करें इसको, तो ये टोटल आप 18 वर्टिकल कॉलम देख रहे होंगे। ठीक है, तो आपकी पीरियोडिक टेबल जो लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल है, ये 18 वर्टिकल कॉलम में क्या है, डिवाइडेड है। और जो ये वर्टिकल कॉलम्स है, इन्हें ही ग्रुप बोला गया। इन्हें ही क्या बोला गया, ग्रुप। वर्टिकल कॉलम्स आर नोन एज ग्रुप। ठीक है, और ये पीरियोडिक टेबल 7 हॉरिजॉन्टल रोज में डिवाइडेड है। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल 7 हॉरिजॉन्टल रोज, और जो हॉरिजॉन्टल रोज है उनको क्या बोला गया, पीरियड्स। पीरियड। है ना, तो ये बेसिक अभी हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये वैसे नीचे पॉइंट लिखे हुए हैं, है ना। आप लोग भी अगर लिखते जाएंगे तो ज्यादा सही रहेगा। तो इस पीरियोडिक टेबल के जो की पॉइंट है लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल के, उसमें बोलते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डिवाइडेड इनटू 18 वर्टिकल कॉलम, एंड दीज वर्टिकल कॉलम आर कॉल्ड ग्रुप्स। ठीक है, तो हमारी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, जो हम लोग ये स्क्रीन में देख रहे हैं, ये आपके 18 वर्टिकल कॉलम में डिवाइडेड है ना। अगर आप काउंटिंग करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो टोटल 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं। और इन वर्टिकल कॉलम्स को पूरा एक ये वर्टिकल कॉलम जो है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं। ग्रुप। ठीक है, और साथ ही साथ अगर हॉरिजेंटली देखें, तो ये पीरियोडिक टेबल 7 हॉरिजेंटल रोज में भी क्लासीफाई है, डिवाइडेड है। 7 हॉरिजेंटल रोज में डिवाइडेड है, और हॉरिजेंटल रोज को हम लोग क्या बोल रहे हैं, पीरियड बोल रहे हैं। ठीक है, फिर इस पीरियोडिक टेबल में जो ये लॉन्ग फॉर्म पीरियड टेबल है, इसको 4 डिफरेंट ब्लॉक में भी डिवाइड किया गया है। इसको 4 डिफरेंट ब्लॉक में डिवाइड किया गया है। जो पहला ब्लॉक है ये है एस ब्लॉक, एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक में स्टार्टिंग के 2 ग्रुप आते हैं बेटा, फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप। ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2, ये दोनों ग्रुप फर्स्ट ग्रुप को बिलोंग कर जाते हैं। सॉरी, ये दोनों ग्रुप एस ब्लॉक को बिलोंग कर जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि एस ब्लॉक एलिमेंट कौन से हैं, तो आप बोल दीजिएगा द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ग्रुप एंड सेकेंड ग्रुप, है ना। द कलेक्टिव एलिमेंट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप बिलोंग्स टू एस ब्लॉक। फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट को अगर कलेक्टिवली हम लोग अरेंज करें, है ना, कलेक्टिवली बोले, तो पूरा पूरा क्या बन जाएगा, एस ब्लॉक बन जाएगा। ठीक है, बोलो भाई, इतनी बात समझ यस में आ रही है। यस यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो एस ब्लॉक सबसे छोटा ब्लॉक यही है। ठीक है, सबसे छोटा मोहल्ला यही है। ठीक है ना। इसके बाद जो पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक में टोटल 6 ग्रुप आते हैं। ठीक है, ग्रुप कितने आते हैं, टोटल नंबर ऑफ 6 ग्रुप। ठीक है, अच्छा, जितने ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं उतने ही ग्रुप हैं। जैसे एस एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं, तो इसमें ग्रुप भी बेटा 2 ही बन रहे हैं। अच्छा, पी ब्लॉक में पी सबसेल में टोटल मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते थे, ऐसे उसको याद कर सकते हैं, है ना। तो उसमें टोटल 6 ग्रुप आते हैं। कहाँ से कहाँ तक, तो ग्रुप नंबर 13 टू 18, 13 से लेकर 18 तक के ये जो 6 ग्रुप है, ये पूरा जो मोहल्ला है, ये पूरा पी ब्लॉक कहलाता है। ठीक है, ये पूरा जो आप देख रहे हैं, ग्रुप नंबर 13 से लेकर पूरा ग्रुप नंबर 18 कवर कर लीजिए, तो ये पूरा ब्लॉक आपका बन जाएगा पी ब्लॉक। ठीक है, यस सर। यस सर। ये बन गया पी ब्लॉक आपका। ठीक है, अच्छा, बीच में अब ये जो है एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में आता है डी ब्लॉक। ठीक है, इसीलिए इनको ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोल देते हैं, डी ब्लॉक को।
और डी ब्लॉक में टोटल 10 ग्रुप आएंगे। कौन कौन से लेकर, ग्रुप नंबर थर्ड से लेकर ग्रुप नंबर 12 12। तक, है ना। ग्रुप नंबर थर्ड टू 12, ये जो 10 ग्रुप आप देख रहे हैं बीच में, एसओपी ब्लॉक के बीच में जो लाई कर रहा है, ये पूरा ब्लॉक आपका होता है डी ब्लॉक। ठीक है। और लास्ट में ये आपके लेंथेनाइड्स और एक्टेनाइड्स को जो सेपरेट किया गया है, ये मिला डी के ब्लॉक पूरे पूरी ट्रांजिशन सीरीज होती है मतलब? डी ब्लॉक, नहीं डी ब्लॉक में सारे ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते हैं। मतलब अभी सर इनर ज्यादा, लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स हटा के? नहीं नहीं, उनको तो वैसे ही हटा के बोल रहे हैं, है ना। अभी एक एक इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी आपको मिलेगा कि डी ब्लॉक यहाँ से थर्ड से लेकर 12 तक होता है पूरा, लेकिन अगर ट्रांजिशन एलिमेंट देखें तो वो थर्ड से लेकर 11 तक ही होते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट में 12th ग्रुप कवर नहीं होता है। ठीक है। डी ब्लॉक में पूरे 10 ग्रुप आते हैं। डी ब्लॉक में थर्ड से लेकर 12 तक पूरे के पूरे, यहाँ से लेकर थर्ड से लेकर 12 तक, ये पूरा का पूरा बेटा डी ब्लॉक है। लेकिन अगर ओनली ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करें तो ट्रांजिशन एलिमेंट केवल आपके थर्ड से लेकर 11 तक ही है ना। तो अभी इसका, अभी हम लोग पढ़ेंगे ये रीजन इसका ऐसा क्यों बोल रहे हैं, मतलब 12th ग्रुप को ट्रांजिशन एलिमेंट की कैटेगरी में क्यों नहीं रखते हम लोग, है ना, इसकी भी बात करेंगे। तो ये कहना बेटा पूरी तरह से सही नहीं है। ऑल ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट आर ट्रांजिशन एलिमेंट। अगर कहीं ये स्टेटमेंट लिखा हो ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट आर ट्रांजिशन एलिमेंट, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। ठीक है। सारे डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट थर्ड से लेकर बेटा 11th ग्रुप तक के ही होते हैं। मतलब जो 9 ग्रुप है ना, ये मिला के थर्ड टू 11, ये ट्रांजिशन एलिमेंट है। ठीक है। लेकिन डी ब्लॉक पूरा थर्ड से लेकर 12 तक के एलिमेंट को बोलते हैं। और जो एफ ब्लॉक एलिमेंट है, एफ ब्लॉक एलिमेंट में ये दो सीरीज आती है, लेंथेनाइड और एक्टेनाइड्स। ठीक है। एफ ब्लॉक में ये दो सीरीज आती है। और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोला जाता है। ठीक है। इसमें कोई एक्सेप्शनल केस नहीं, इसमें सारे के सारे ही इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो एक आपको अभी मैंने रफ आइडिया दिया है। ठीक है। अब इसमें चीजें जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो चीजें ऐड होती जाएंगी। तो एस ब्लॉक मतलब कि पीरियोडिक टेबल को 4 डिफरेंट ब्लॉक में डिवाइड कर दिया गया है, एस पी डी एफ। अब देखो हर एक ब्लॉक के एलिमेंट्स हम लोग को याद होने चाहिए, क्योंकि आगे जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ेंगे उसमें अगर आप लोगों को एलिमेंट का ऑर्डर वर्डर ऑर्डर होगा, याद हो जाएगा, तो काफी क्वेश्चंस आपके केवल लॉजिक से ही हो जाएंगे, है ना। आपको जो ट्रेंड अगर याद है तो काफी हेल्प मिलेगी आपको पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है। एस ब्लॉक में दो ही ग्रुप आते हैं, ग्रुप नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। तो कौन कौन से इनके एलिमेंट है, तो इसके कुछ मैंने निमोनिक्स लिखे हुए हैं, इनसे आप थोड़ा सा रिलेट कर लेंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट को बोलते हैं हलीना की रब से फरियाद। ठीक है, ऐसे आप उसको रिलेट कर सकते हो, हलीना की रब से फरियाद। हलीना मतलब समझ रहे हो, हलीना। 3 एलिमेंट आपके कवर हो गए, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम। हलीना में 3 एलिमेंट छुपे हुए हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम। हलीना की से आपसे क्या हो जाएगा, पोटेशियम। रब मतलब रुबिडियम, से सीजियम। फरियाद मतलब फ्रांसियम। ठीक है। तो ये टोटल आपके एल्कली मेटल्स हैं, हलीना की रब से फरियाद। इनके रियल नेम भी हम लोग को पता होने चाहिए। इसको बोलते हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ठीक है। अच्छा, यस। इसमें एल्कली में, अच्छा फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स को हम लोग एल्कली मेटल्स भी बोलते हैं। बट एल्कली मेटल में हाइड्रोजन नहीं आता है, क्योंकि हाइड्रोजन नॉन मेटल होता है, हाइड्रोजन मेटल नहीं है। ठीक है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कभी कि फर्स्ट ग्रुप में कितने एल्कली मेटल हैं, तो आप हाइड्रोजन को मत काउंट कीजिएगा। तो नंबर ऑफ एल्कली मेटल्स अगर काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, है ना, 6 एल्कली मेटल है। आजकल इंटीजर टाइप क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत कॉमन है।
कि वो आपसे नंबर ऑफ एल्कली मेटल्स ही पूछ सकता है, बताइए नंबर ऑफ एल्कली मेटल कितने हैं, हाउ मेनी एल्कली मेटल प्रेजेंट इन पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो एल्कली मेटल 6 हैं। हाइड्रोजन एल्कली मेटल नहीं होता है, क्योंकि हाइड्रोजन नॉन मेटल होता है, तो मेटल की कैटेगरी में नहीं आ सकता। और इसमें जो लास्ट के जो दो एलिमेंट है ये लिक्विड मेटल होते हैं, है ना। इस एल्कली मेटल के लास्ट के जो दो एलिमेंट है बेटा, सीजियम और फ्रांसियम, ये कैसे मेटल है, लिक्विड मेटल है, मतलब रूम टेम्परेचर में ये लिक्विड फॉर्म में रहते हैं। और फ्रांसियम जो सबसे लास्ट में बैठा हुआ है, ये रेडियो एक्टिव मेटल है, रेडियो एक्टिव लिक्विड मेटल होता है। मतलब ये स्टेबल नहीं होता है। फ्रांसियम के जो न्यूक्लियाई होते हैं, न्यूक्लियस जो होते हैं, वो लगातार डिसइंटीग्रेट करते रहते हैं, ठीक है, अल्फा बीटा गामा रेज इमिट करते रहते हैं। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव मेटल, ठीक है। तो एल्कली मेटल में कोई पूछे रेडियो एक्टिव मेटल कौन सा है, तो वो केवल कौन सा है, फ्रांसियम है। एल्कली मेटल में बताइए लिक्विड मेटल कितने हैं, 2 2 हाँ, तो लिक्विड मेटल ये दोनों है लास्ट वाले। मतलब फ्रांसियम भी लिक्विड ही होता है रूम टेम्परेचर पे, ठीक है, फ्रांसियम सीजन दोनों। अब इसके बाद आते हैं हम लोग पड़ोस वाले ग्रुप में, सेकेंड ग्रुप, ठीक है, ग्रुप नंबर सेकेंड। तो सेकेंड ग्रुप में जो एलिमेंट है, एलिमेंट ऑफ सेकेंड ग्रुप बिलोंग्स टू एल्कलाइन अर्थ मेटल। सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। इसमें अर्थ वर्ड इसलिए आ जाता है क्योंकि ये अर्थ की अपर क्रस्ट में मिलते हैं हमें, ठीक है, ये हम अर्थ की अपर क्रस्ट में मिल जाते हैं, ठीक है। अब इनको याद करने का निमोनिक देखो मैंने लिखा हुआ है, बेटा मांगे कार, स्कूटर बापरा जी। बेटा से क्या हो गया, बेरिलियम, मांगे से Mg, कार से कैल्शियम, स्कूटर बापरा जी, ठीक है। तो ये बस याद करने के लिए आपको बस थोड़ा सा रिलेट कर लेंगे तो याद हो जाएंगे सारे। एक ही ग्रुप के सारे एलिमेंट आपको सीक्वेंस में याद होने चाहिए, कौन ऊपर बैठा है कौन नीचे बैठा है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो बेटा से बेरिलियम हो गया, मांगे से मैग्नीशियम, कार कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ठीक है। एक आपको मैं तरीका बता देता हूँ, जैसे आपको आपको सपोज बेरियम का एटॉमिक नंबर की रिक्वायरमेंट है, लेकिन हमें याद नहीं है, कैसे करें। तो उसका तरीका यह होता है कि अगर आपको ये सीक्वेंस याद है, तो सबसे जो ऊपर बैठा हुआ है एलिमेंट, उसका पता होना चाहिए एटॉमिक नंबर। जैसे बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, बेरिलियम का 4 एटॉमिक नंबर 4 होता है, 4 ठीक है। और हाँ, 4 होता है, ठीक है। अब इधर मैंने लिख दिया मैजिक नंबर, ये आप लोग याद कर लीजिएगा, 8 8, वैसे तो 2 भी होता है, लेकिन 2 का यूज तब करेंगे जब फर्स्ट पीरियड के एलिमेंट से सेकंड पीरियड का निकालना होता है। एक्चुअली क्या है कि इसमें फर्स्ट पीरियड एलिमेंट मिसिंग है ना। देखो आप अगर यहाँ पीरियोडिक टेबल में देखो, पीरियोडिक टेबल से क्लियर होगा आपको कि बेरिलियम आपका फर्स्ट पीरियड को नहीं बिलोंग कर रहा है, बेरिलियम बेटा सेकंड पीरियड को बिलोंग कर रहा है। फर्स्ट पीरियड में तो दो ही एलिमेंट होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, है ना। लेकिन सेकेंड पीरियड में बेरिलियम सेकेंड पीरियड को बिलोंग कर रहा है, तो इसमें 8 से आएगा, स्टार्ट होगा 8 8 18 18 32, ऐसे आप उसको लिख सकते हैं। तो वही मैंने लिख दिया है, देखो 8 8 8 8 8 18 18 32। अब इसमें ऐड करते चले, जैसे 4 में 8 ऐड करिए तो कितना आ जाएगा, 12। 12 तो 12 हो जाएगा मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर। 12 में 8 ऐड करेंगे तो 20 आ जाएगा, 20 कैल्शियम का हो जाएगा, है ना। 20 प्लस 18 38, 38 कैल्शियम, और 38 प्लस 18 बताओ कितना हो रहा है, 56 56। इसका मतलब जैसे हमें बेरियम का चाहिए था एटॉमिक नंबर, तो बेरियम का मुझे मिल गया 56, है ना। जैसे तो ये तरीका काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम सभी एलिमेंट मतलब पीरियोडिक टेबल में आज की डेट में 120 एलिमेंट है, और सभी का एटॉमिक नंबर याद कर पाना एग्जैक्टली पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हाँ, 30 तक याद हो जाते हैं आसानी से। तो इससे हम लोग किसी भी ग्रुप के नीचे बैठे हुए एलिमेंट का निकाल सकते हैं एटॉमिक नंबर, ठीक है। बाकी जैसे रेडॉन का, रेडियम का निकालना है तो 32 ऐड करना पड़ेगा। तो 56 में 32 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 8 8 80
88 हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा अच्छा, ये इसमें भी लगा सकते हो, ऐसे इसमें भी कर सकते हो, लेकिन इसमें हाइड्रोजन फर्स्ट पीरियड का है तो इसमें 2 से स्टार्ट कीजिएगा। 2 8 8 18 18 32, 1 में 2 ऐड किया 3, 3 में ऐड किया 11, ऐसे आप निकाल लीजिएगा। ठीक है। एल्कली मेटल का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, अगर आपसे पूछे कि एल्कली मेटल का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, तो वो होता है NS1, है ना। क्योंकि आप इसमें किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखेंगे, जैसे लिथियम का ही करके देखिए, 3 एटॉमिक नंबर होता है, तो 1s2 2s1, लास्ट में क्या आ रहा है 2s1। सोडियम का करके देखिए, तो सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11, 1s2 2s2 2p6 3s1। तो इनमें खास बात यह है कि एल्कली मेटल चाहे कोई भी हो, उसकी वैलेंस शेल के s ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिलेगा, इसलिए उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिख दिया जाता है, NS1। और एल्कलाइन अर्थ मेटल का आप जब लिखोगे तो वो आ जाएगा NS2, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एन की वैल्यू यहाँ पे 1 2 3 अप टू 7 कोई भी हो सकती है, वो जिस पीरियड का होगा, मान लो पोटेशियम 4th पीरियड का है तो एन की वैल्यू 4 हो जाएगी, सोडियम 3rd पीरियड का है तो एन की वैल्यू 3 हो जाएगी। ठीक है। और अगर पूरे पूरे एस ब्लॉक को कलेक्टिवली हमें किसी रिप्रेजेंटेशन से लिखना है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरे एस ब्लॉक का, तो वो दोनों को मर्ज करके लिख देते हैं, NS1 NS2 दोनों को मर्ज करके लिख देते हैं NS1 to 2, NS1 to 2, ये आपका बन जाएगा जनरल, ये पूरे एस ब्लॉक का बन जाएगा, NS1 to 2 पूरे एस ब्लॉक का है। ठीक है। बोलो बेटा, इतनी बात समझ में आ गई। यस। सेकेंड ग्रुप में भी सर जैसे रेडियम यहाँ पे सर रेडियो एक्टिव है, तो सर बेरियम और रेडियम सर दोनों फिर से लिक्विड मेटल है। नहीं नहीं नहीं, इसमें गड़बड़ है मामला, इसमें ऐसा नहीं। देखो, एल्कली मेटल में लास्ट में 2 लिक्विड थे, लेकिन एल्कलाइन अर्थ मेटल में सारे सॉलिड है। ऑल एलिमेंट आर एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। एल्कलाइन अर्थ मेटल में कोई भी एल्कलाइन अर्थ मेटल लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, रूम टेम्परेचर पे तो नहीं करता है ना। तो इसमें सारे ही सॉलिड है ना। हाँ, रेडियम रेडियो एक्टिव जरूर है, लेकिन उसकी फिजिकल स्टेट सॉलिड है, वो भी रूम टेम्परेचर में सॉलिड स्टेट में ही पाया जाता है। तो ये जो बात थी लिक्विड मेटल वाली, वो इसी में है, एल्कली मेटल के लिए ही एप्लीकेबल है। एल्कलाइन अर्थ मेटल में लिख लेना, एक आप लाइन ऐड कर लीजिएगा, ऑल एल्कलाइन अर्थ मेटल आर सॉलिड मेटल एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, इसमें कोई लिक्विड नहीं है। ठीक है, बोलो, क्लियर हो रही बात, सभी को समझ आ रही। कोई भी डाउट आ रहा हो तो पूछिए जरूर, है ना। कोई भी आपके मन में कोई क्वेश्चन आ रहा हो तो पुट अप करते रहिए, पूछते रहिए। ये देखो, मैंने कुछ जो याद रखने वाली बातें हैं, है ना, पॉइंट टू बी रिमेम्बर वाली जो पॉइंट है वो मैंने लिख दिए हैं यहाँ पे। ऑल एलिमेंट ऑफ एस ब्लॉक आर मेटल एक्सेप्ट हाइड्रोजन। एस ब्लॉक के सारे एलिमेंट क्या है, मेटल है, लेकिन एक एलिमेंट नॉन मेटल है, वो केवल हाइड्रोजन है ना। एस ब्लॉक देखो, पूरा आप एस ब्लॉक अगर देखो, है ना, पीरियोडिक टेबल आप देख रहे हैं बार बार, देखो ये पूरा एस ब्लॉक में ये जितने एलिमेंट है, इनको चाहो तो वही बात है कि ऑफलाइन क्लास में मैं पीरियोडिक टेबल बनवाता भी हूँ क्लास में, अभी आप लोग में भी नहीं बनाए होंगे, क्योंकि बनाने में थोड़ा टाइम लगा, मतलब मैं पूरा बनाना सिखाता हूँ कैसे बनती पीरियोडिक टेबल। लेकिन फिलहाल अभी आप लोग मेन चीज समझिए बनाना, फिर किसी एक दिन आप लोग को प्रैक्टिस के लिए दूंगा, करवाऊँ बनाऊंगा, जो बच्चे ऑफलाइन आ रहे हैं। तो इसमें जितने ये एलिमेंट हैं ये सब मेटल है इसमें। ठीक है। हाँ, एक हाइड्रोजन क्या है, नॉन मेटल। हाइड्रोजन इसमें क्या है, नॉन मेटल। तो एस ब्लॉक में एक्सेप्ट हाइड्रोजन ऑल एलिमेंट आर मेटल। एस ब्लॉक में हाइड्रोजन को छोड़ दें तो बाकी सभी क्या है, मेटल है। ठीक है।
एक्सेप्ट सीजियम फ्रांसियल ऑल आर सॉलिड मेटल, है ना। देखो सीजियम फ्रांसियम को छोड़ के कह रहा है सारे सॉलिड है। ऐसा क्यों बोल रहा है? क्योंकि सीजियम फ्रांसियम रूम टेम्परेचर में लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, है ना, इसलिए उसने ऐसा बोला है। ठीक है, Yes. क्लियर हो? Yes. अब आते हैं हम लोग पी ब्लॉक में। पी ब्लॉक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर थोड़ा ऊपर कर दिए। अच्छा, नोट करना, कर लो। पी ब्लॉक में क्योंकि टोटल 6 ग्रुप हैं, और पी ब्लॉक इंटरेस्टिंग भी बहुत है, इंपॉर्टेंट भी है, दोनों चीजें हैं, है ना। सर जनरल इलेक्ट्रॉनिक ओके सर। कॉन्फ़िगरेशन के नीचे क्या लिखा है? LS ग्रुप। ये एस ब्लॉक लिखा हुआ है, वो एस है, एल नहीं है ना। ये जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है वो एस ब्लॉक के लिए लिखा हुआ है ना। यस हो गया सर। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हम लोग पी ब्लॉक। देखिए, पी ब्लॉक एलिमेंट का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो ये बनता है। जनरल वाला मैंने स्टार्टिंग में ही लिख दिया है, NH2 NP1 to 6, है ना। पी ब्लॉक एलिमेंट का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो NH2 NP6 होता है, NH2 NP1 to 6। ठीक है। अब क्यों ऐसा होता है, पहले एक एक करके समझते हैं। पी ब्लॉक में टोटल बेटा 6 ग्रुप होते हैं, ये भी हम लोग ऊपर देख रहे थे कि टोटल 6 ग्रुप होते हैं, ग्रुप नंबर 13 से लेकर 18 तक। अब एक एक करके सारे ग्रुप के एलिमेंट आपको याद होने चाहिए। जैसे जो आपका 13 ग्रुप है, एक एक ग्रुप आप लोग लिखिएगा। 13 ग्रुप के एलिमेंट को हम लोग बोरॉन फैमिली कहते हैं, है ना। बोरॉन फैमिली इसलिए बोलते हैं क्योंकि 13 ग्रुप का जो पहला एलिमेंट होता है वो बोरॉन होता है। ठीक है। और पी ब्लॉक में ऐसा कहते हैं कि जो ग्रुप का पहला एलिमेंट होता है उसी के रिस्पेक्ट में पूरी फैमिली का नाम रख दिया जाता है। तो बोरॉन फैमिली मतलब जो 13 ग्रुप है उसका पहला एलिमेंट बोरॉन है, तो बोरॉन फैमिली इसको बोल देते हैं इन जनरल। तो 13 ग्रुप को हम लोग बोरॉन फैमिली। अच्छा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो वो बनेगा NH2 NP1। आप जैसे बोरॉन का ही लिख के देख लीजिए, बोरॉन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 1s2 2s2 2p1, है ना। देखो इसकी वैलेंस सेल में अब जहां पे 2 है उसकी जगह n रख दो, तो क्या हो जाएगा, 2NH2 NP1 हो जाएगा। क्योंकि एल्युमिनियम के लिए N2 की जगह 3 आ जाएगा, गैलियम में 2 की जगह 4 आ जाएगा, इंडियम में 5 आ जाएगा, थैलियम में 6 आ जाएगा। तो इन जनरल क्या हो जाएगा, NH2 NP1। ठीक है, क्लियर। Yes, sir. अब इसमें कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, तो इसका ये निमोनिक है, बोल आलसी गाएगा इंडियन ताल में। बोल आलसी गाएगा इंडियन ताल में। तो बोल का मतलब बोरॉन है, ठीक है। आलसी मतलब एल्युमिनियम है, गाएगा से गैलियम है, इंडियन का मतलब इंडियम है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडियम, इंडियम। और लास्ट में टीएल, टीएल का नाम क्या है, थैलियम। जिसका नाम डिफिकल्ट है मैंने लिख दिया है, जैसे इंडियम का पता होना चाहिए सभी को, इंडियम। ठीक है। निमोनिक में इंडियन आ रहा है तो इसको आप इंडियन मत याद कर लीजिएगा, ठीक है। इंडियम की जगह है ना इंडियम, और ताल में तो थैलियम। तो ये आपका सीक्वेंस है, बोल आलसी गाएगा इंडियन ताल में। या इसका एक और है, बैगन आलू गोभी इन थाली, बैगन आलू गोभी इन थाली। ठीक है। तो ऐसे आप लोग कोई भी निमोनिक याद रखिएगा, कोई एक निमोनिक जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है। 14 ग्रुप, देखो 14 ग्रुप के एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बन फैमिली। एलिमेंट ऑफ 14 ग्रुप बिलोंग्स टू कार्बन फैमिली। कार्बन फैमिली का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2 NP2। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NH2 NP2।
और इसमें एलिमेंट की बात करें तो सबसे पहले आएगा कार्बन, फिर सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम, फिर टिन, देन लेड। ठीक है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, है ना। और इनका निमोनिक देखो लिखा ही हुआ है, कासी। कासी से दो है, कासी, कार्बन और सिलिकॉन। गए, गए से जर्मेनियम, शंकर से एसएन, पार्वती से पीबी। ठीक है, तो जो 14 ग्रुप है ये पूरी तरह से श्रद्धा भाव से मतलब कि भरा हुआ है। ठीक है, तो काशी गए, शंकर, पार्वती, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। ठीक है, बोलो बेटा। यस यस सर। सर। है ना। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि कभी मैं पूछूंगा होता एसएन का नाम बताओ तो आप बोल देना शंकर, आप ही ने सर बताया था। ठीक है, तो ये निमोनिक है, इनके रियल नेम जरूर पता होने चाहिए। मतलब ये निमोनिक से आप उसका सिंबल रिकॉल, ये निमोनिक से सिंबल रिकॉल करने के लिए बनाए बनाए गए हैं। ठीक है, तो शंकर से इसका सिंबल एसएन याद हो जाएगा, लेकिन इसका नेम है टिन। एसएन को क्या बोलते हैं? टिन बोलते हैं। ठीक है, तो उनके रियल नेम सभी को पता ही होने चाहिए। अब देखो, कार्बन सभी को पता ही है तो मैंने लिखा नहीं है, सिलिकॉन पता ही है, जर्मेनियम शुरुआत वाले कॉमन है, लास्ट वाले टिन और लेड मैंने लिख दिए हैं। अगर ऊपर वाला कोई ना पता हो तो आप लोग लिख लीजिएगा साइड में अपने नोट्स जो आप बना रहे हो, अपने लिए आप लोग बना रहे हो। तो अगर कोई भी चीज आपको लगे कि नहीं ये मुझे नहीं पता है तो आप उसको जरूर ऐड कर लीजिएगा। इसके बाद आपका ग्रुप नंबर आता है 15। 15 ग्रुप के एलिमेंट को हम लोग निकोजन्स के नाम से भी जानते हैं। एलिमेंट ऑफ 15 ग्रुप आर आल्सो नोन एज निकोजन्स। ठीक है, और इसमें पी साइलेंट होता है, निकोजन्स पढ़ते हैं इसको। और इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनता है NH2Np3। है ना, एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जा रहा है। बोरॉन फैमिली में देखो NH2Np1 था, फिर एक इलेक्ट्रॉन पी सब सेल में बढ़ गया, NH2Np2 हो गया, अब एक और बढ़ गया तो NH2Np3 हो गया। है ना, इसका निमोनिक है नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। नेपाल से नाइट्रोजन हो गया, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। भिखारी मतलब बिस्मत है। ठीक है, नेपाल, पाकिस्तान, ऐसे सब भिखारी। ठीक है, इनके रियल नेम सभी को पता है। एन को क्या पढ़ते हैं? नाइट्रोजन। पी को क्या पढ़ते हैं? फॉस्फोरस। 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 अच्छा अच्छा, अब चलो जिससे पूछे वो बताएगा। हाँ चलो, जो ही बताओ, एएस को क्या पढ़ते हैं? मतलब सर एएस का रियल नेम? आर्सेनिक। आर्सेनिक, वेरी गुड। है ना, आर्सेनिक आप लोग को पता है बहुत भयानक पॉइजन होता है। आर्सेनिक जो होता है ये बहुत डेंजरस पॉइजनस होता है। इसको बताएं, लैब में रखा नहीं जाता, केमिस्ट्री लैब में कुछ एलिमेंट मतलब कि उन पे बैन लगा हुआ है कि उनको लैब में नहीं, आर्सेनिक नहीं रख सकते, बहुत ज्यादा खतरनाक। मतलब इसकी कुछ मिलीग्राम अगर किसी व्यक्ति ने खा ली तो उसको बचाना मुश्किल हो जाएगा। फास्फोरस भी पॉइजनस होता है, लेकिन रेड पॉइजन में फास्फोरस यूज भी होता है ना। इस ये जो नाइट्रोजन फैमिली है, इसमें नाइट्रोजन को अगर छोड़ दिया जाए तो ये सारे एलिमेंट टॉक्सिक होते हैं, पॉइजनस होते हैं। फास्फोरस भी पॉइजनस है, उसकी एक डोज होती है, उससे ज्यादा फास्फोरस दे दिया है तो वो इंसान के लिए भी डेंजरस हो जाएगी। सर आर्सेनिक, आर्सेनिक साइनाइड से भी एंटीमनी, ज्यादा पॉइजनस होता है। नहीं साइनाइड तो सबसे डेंजरस है ना। पोटेशियम साइनाइड से। हाँ वो तो उसकी कहानी अलग है। लेकिन जैसे एलिमेंट के फॉर्म में अगर बोले तो साइनाइड एक्चुअली वो कंपाउंड हो गया पूरा, पोटेशियम साइनाइड। एलिमेंटल स्टेट में आर्सेनिक काफी ज्यादा डेंजरस है। एंटीमनी, एंटीमनी एसबी को बोलते हैं, और इसका नाम है बिस्मथ। ठीक है, बीआई मतलब बिस्मथ। अच्छा, इसके ऊपर मैंने सितारा लगा दिया है। सितारा इन द सेंस ये रेडियो एक्टिव है ना, ये लिख लीजिएगा आप लोग कि नाइट्रोजन फैमिली में एक एलिमेंट रेडियो एक्टिव होता है। इससे पहले अगर देखें, कार्बन फैमिली में कोई भी रेडियो एक्टिव नहीं था, मतलब लेड रेडियो एक्टिव नहीं होता है। लेड का एटॉमिक नंबर 82 होता है, 82 एटॉमिक नंबर तक के तो स्टेबल होते हैं, 82 के आगे वाले फिर वो रेडियो एक्टिव हो जाते हैं।
बिस्मथ का 83 होता है। थैलियम भी स्टेबल था, थैलियम रेडियो एक्टिव नहीं है, ठीक है, लेकिन इसमें एक है। सर एएस मेटल का नाम बता दीजिए। आर्सेनिक, आर्सेनिक, ARSENIC, आर्सेनिक, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़े। इसके बाद आपका ग्रुप है सिस्टीन, है ना, ग्रुप नंबर 16। ग्रुप नंबर 16 जो है, ग्रुप नंबर 16 को ऑक्सीजन फैमिली के नाम से पढ़ते हैं। इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NH2NP4, ठीक है। और इसको अगर इनको हम लोग कैल्कोजेंस भी बोलते हैं। 16 ग्रुप के एलिमेंट का कॉमन नेम क्या है? कैल्कोजेंस, ठीक है। और एलिमेंट की बात करें तो सबसे ऊपर बैठा है ऑक्सीजन, फिर है सल्फर, फिर है सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टोरियम, पोलोनियम, इसको ये ऐसे याद कर लो, उससे टीपो, ठीक है, उससे टीपो। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, ठीक है। एस को क्या बोलते हैं? सल्फर। ओ को ऑक्सीजन बोलते हैं, वो तो पता ही होगा, ठीक है। अब इसके बाद आता है आपका 17 ग्रुप। 17 ग्रुप के एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं हम लोग? हेलोजेंस। 17 ग्रुप के एलिमेंट को बोलते हैं, इनके एलिमेंट को हेलोजन फैमिली बोलते हैं। फ्लोरीन, इसमें चार तो मेन हेलोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और एक इसमें रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव है आपका ये लास्ट वाला, स्टार्टिंग। अच्छा, ऑक्सीजन फैमिली में पोलोनियम भी रेडियो एक्टिव है ना, इसमें उन्हें सितारा लगा दिया है ना, तो सितारा इसलिए है वो रेडियो एक्टिव, ठीक है। हेलोजन फैमिली में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एस्टाटाइन, एस्टाटाइन आपका रेडियो एक्टिव हेलोजन होता है, ठीक है। क्लियर, क्लियर हो रही बात, यस। यस सर। है ना। अच्छा, हेलोजन तो ऐसे ही याद हो जाते हैं, इसके लिए निमोनिक की मेरे ख्याल से कोई जरूरत नहीं है, ये तो आप लोग ऑलरेडी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये बचपन से याद ही होंगे। इसके बाद नोबेल गैस, हाँ देख लो, लास्ट जो ग्रुप होता है पी ब्लॉक में वो ग्रुप नंबर 18 होता है, और ग्रुप नंबर 18 को हम लोग बोलते हैं नोबेल गैस। इसमें सबसे ऊपर बैठा हुआ है हीलियम, फिर है नियॉन, फिर है आर्गन, फिर है क्रिप्टन, जीनॉन, रेडॉन, ठीक है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन, रेडॉन, टोटल 6 एलिमेंट है, ठीक है। और इनका निमोनिक लिखना चाहो तो लिख सकते हो। आप लोगों ने एक अगरकर का नाम सुना होगा, बहुत अच्छा बॉलर है, अब नहीं खेलता, पहले यस सर, खेलता था। अजीत अगर। अजीत अगरकर। अजीत अगरकर है, तो उसी पे ये निमोनिक बना हुआ है, ठीक है। अगरकर के लिए है ना अगरकर 0 रन, है ना अगरकर 0 रन। अगरकर कई बार 0 पे आउट हुआ था, है ना, उसके मतलब कैरियर में, क्योंकि बॉलर था, लास्ट में आता था, बॉलिंग बहुत अच्छी करता था, बैटिंग भाई एक ही काम तो अच्छा कर पाएगा वो, ऑलराउंडर तो नहीं था ना। तो वो उसी पे बन गया है ना अगर कर 0 रन। जीरो मतलब जीनॉन, इससे थोड़ा सा आपको याद रहेगा, जीरो फॉर जीरॉन, रन से रेडॉन हो जाएगा, क्रिप्टन, है ना, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन, रेडॉन, है ना अगर कर 0 रन, ठीक है। और इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा NH2NP6, है ना। 18 ग्रुप को नोबेल गैस, इनर्ट गैस, 0 ग्रुप भी बोलते हैं, है ना। नोबेल गैस के नाम से भी जानते हैं, इनर्ट गैस कहीं लिखा हो तो बेटा ये सब इनर्ट गैसें हैं, है ना। ये सब मोस्ट स्टेबल, ये एलिमेंट एटॉमिक स्टेट में ही एग्जिस्ट करते हैं, एलिमेंटल स्टेट में ये कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, एक्सेप्ट जीनॉन, जीनॉन के कुछ कंपाउंड देखे जाते हैं, अदरवाइज कोई ये कंपाउंड नहीं बनाते, ठीक है। इसमें रेडॉन रेडियो एक्टिव है, इसमें रेडॉन पे सितारा लगा सकते हो आप। रेडॉन कैसा है?
रेडियो एक्टिव। और ऑल आर गैसेस लिख लीजिएगा, ऑल आर गैसेस है रूम टेम्परेचर, ये सारी गैसें हैं, है ना। 18 ग्रुप में सारे एलिमेंट क्या है, गैस। अच्छा, हेलोजन फैमिली बता सकते हो कौन गैस कौन सॉलिड है कौन लिक्विड है, कुछ बता सकते हो? तो फ्लोरीन, देखो इन फ्लोरीन क्लोरीन डाई एटॉमिक फॉर्म में गैस होती है, F2Cl2 गैस है। ब्रोमीन का डाई एटॉमिक फॉर्म लिक्विड होता है, और आयोडीन का डाई एटॉमिक फॉर्म सॉलिड होता है। क्योंकि ये जो हेलोजन है ना बेटा, ये नेचर में डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, है ना, ये मोनोटॉमिक फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट करते हैं। तो फ्लोरीन क्लोरीन डाइएटॉमिक फॉर्म में गैसें होती हैं, ब्रोमीन डाइएटॉमिक फॉर्म में लिक्विड होता है, और आयोडीन डाइएटॉमिक फॉर्म में, आयोडीन और स्टैटिन दोनों ही सॉलिड होते हैं, आयोडीन स्टैटिन दोनों ही सॉलिड होते हैं। ठीक है, क्लियर होगी बात? Yes, sir. ऑक्सीजन, ऑक्सीजन फैमिली में ऑक्सीजन ओनली गैस है, रेस्ट आर सॉलिड, बाकी सभी सॉलिड है, इसमें कोई लिक्विड नहीं है। लेकिन 17 ग्रुप में कई बार पूछा जाता है कि बताओ लिक्विड एलिमेंट कौन सा है, तो एक्चुअली ब्रोमीन डाइएटॉमिक फॉर्म में किस स्टेट, ये लिख लो, काफी ज्यादा पूछा जाता है। ब्रोमीन डाइएटॉमिक फॉर्म में किस फॉर्म में मिलता है, लिक्विड फॉर्म। ठीक है, क्लियर होगी बात? Yes, sir. हाँ, अब आपसे अगर पूछा जाए लिक्विड मेटल एट रूम टेम्परेचर, पूरी पीरियोडिक टेबल में अगर आपसे पूछा जाए कि लिक्विड मेटल कौन कौन से हैं, तो देखो मैं पीरियोडिक टेबल में वापस ले जा रहा हूँ, है ना। अच्छा, ऑनलाइन में ये अच्छी बात है कि आप पीरियोडिक टेबल बार बार मैं आपको दिखा सकता हूँ, है ना। जहाँ जरूरत पड़ेगी वहां पे आपको मैं इस पेज पे ले आऊंगा। देखो इसमें पूरी पीरियोडिक में लिक्विड मेटल कौन कौन से, तो देखो दो तो पकड़ में आ गए थे एल्कली मेटल में, ये दोनों लिक्विड होते हैं। देखो मैं लिखता जा रहा हूँ जिससे आपको थोड़ा याद भी रहे, है ना। ये दोनों क्या हो गए थे, लिक्विड हो गए थे, लिक्विड। इसका कलर थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ, इससे थोड़ा सा आपको आसान लगेगा, है, समझने में थोड़ा सा इजी रहेगा आपके। तो सीजियम फ्रांसियम ये दो हो गए लिक्विड, है ना। लिक्विड लिक्विड को मैं ग्रीन ग्रीन कर दूंगा, ठीक है। और एक लिक्विड है डी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में केवल एक ही एलिमेंट लिक्विड होता है, एक ही मेटल लिक्विड है, बाकी तो सब सॉलिड है, वो है मरकरी। ये आप लोग जानते भी होंगे मेरे ख्याल से। डी ब्लॉक में केवल यस। मरकरी ही लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, बाकी तो डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट हैं वो रेस्ट आर सॉलिड, सारे सारे सॉलिड है रूम टेम्परेचर पे। पी ब्लॉक में लिक्विड होते हैं, ऐसा नहीं, गैलियम भी लिक्विड होता है, और एक ब्रोमीन पकड़ में आया था, ब्रोमीन डाइएटॉमिक फॉर्म में लिक्विड होता है। तो पीरियोडिक टेबल में लिक्विड एलिमेंट इतने ही हैं। लेकिन अगर वो आपसे पूछे कि लिक्विड मेटल कितने हैं, तो लिक्विड मेटल में आपके केवल 4 आएंगे, सीजियम फ्रांसियम मरकरी और गैलियम। ऐसा क्यों? सर गैलियम तो सॉलिड ब्रोमीन लिक्विड नॉन। दोनों में एग्जिस्ट कर सकता है रूम नहीं, टेम्परेचर में। गैलियम रूम टेम्परेचर में लिक्विड स्टेट में दिखता है। इसका अभी जो बॉय इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, पता है कितना 30 होता है? डिग्री होता है सर। हाँ, 303 केल्विन होता है, और डिग्री सेल्सियस में निकालोगे तो 30 आता है ना। और रूम टेम्परेचर हम लोग लगभग 30 तक ले लेते हैं थ्योरी में, क्योंकि आजकल अच्छा देख लो, आजकल टेम्परेचर 30 नॉर्मल हो गया है। ठीक है, बस है ना। तो मतलब इंडिया के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो 30 डिग्री को कंसीडर कर लेते हैं, मतलब रूम टेम्परेचर में गैलियम आ जाता है ना, गैलियम रूम टेम्परेचर में लिक्विड माना जाता है। तो इसमें देखो एस ब्लॉक में तो बेटा सारे ही मेटल है, डी ब्लॉक के सारे एलिमेंट मेटल है, मतलब एस ओ ब्लॉक और डी ब्लॉक में तो सभी मेटल है, मतलब मेटल ही मेटल है सब। लेकिन जो हमारा पी ब्लॉक है, ये गठबंधन की सरकार से बना हुआ है ना, ये आपका इसमें मेटल भी है, नॉन मेटल भी है, मेटलॉयड भी, तीनों टाइप के एलिमेंट है।
अब ये कैसे पता करें कि कौन मेटल है कौन नॉन मेटल? तो इसमें एक हम लोग अगर डायगोनल बनाएं, एग्जैक्टली डायगोनल तो नहीं होता है लेकिन सिमिलर डायगोनल की तरह ही दिखता है, इसलिए उसको बोलते हैं हम लोग। तो इस डायगोनल में जो एलिमेंट आ रहे हैं, इस डायगोनल में जो, इनको मैं कलर कर रहा हूँ तो आप कलर से समझ जाओगे, वो डायगोनल भी पूरा कंप्लीट नहीं है देखा जाए तो, बस वो कुछ ही एलिमेंट है। ये मेटोलायड है। कितने एलिमेंट क्या है जो जिनको मैंने कलर किया है मेटोलायड? कौन कौन से? सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, स्टरीन, ये क्या है? मेटोलायड है। लेकिन इस डायगोनल के ऊपर ऊपर जितने लाई कर रहे हैं, मतलब इस डायगोनल के एबव जो लाई कर रहे हैं, वो बेटा है नॉन मेटल। डायगोनल के ऊपर वाले जितने हैं ये सब क्या है? नॉन मेटल। है ना? ये सारे क्या है भैया? नॉन मेटल। नॉन मेटल। ठीक है। तो जो ब्रोमीन था हमारा, ब्रोमीन एक्चुअली लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो लिक्विड मेटल नहीं है, वो लिक्विड नॉन मेटल है, क्योंकि वो कैटेगरी में, वो मेटल में नहीं आ रहा है, नॉन मेटल में आ रहा है। तो ये नॉन मेटल, डायगोनल मेटल। अच्छा, डायगोनल के नीचे वाले ये सब क्या है? डायगोनल के नीचे वाले ये सब मेटल है, ये सब मेटल है। हाँ, मतलब पी ब्लॉक में आप देख पा रहे होगे, पी ब्लॉक में, है ना, पूरा भारत का तिरंगा दिख रहा है। ठीक है। तो इसमें डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट क्या है? ये आपके नॉन मेटल है। डायगोनल अप्रोक्सीमेट डायगोनल टाइप बनता है, एग्जैक्ट डायगोनल बस वो बोलने का तरीका है डायगोनल। ठीक है, समझने का तरीका है कि डायगोनल में ये जो कुछ एलिमेंट आ रहे हैं ये मेटोलाइड है। इनके अंदर मेटल एज वेल एज नॉन मेटल दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। और इस डायगोनल के बिलो जो पी ब्लॉक एलिमेंट है वो मेटल है। तो पी ब्लॉक में मेटल भी है, नॉन मेटल भी है, मेटलॉइड भी। ठीक है, क्लियर हो गया? इसका मतलब लिक्विड मेटल कितने हो गए? लिक्विड मेटल में दो ये हो गए, एक ये और गैलियम। लिक्विड मेटल चार है। और लिक्विड नॉन मेटल केवल क्या है? ब्रोमीन है। बोलो भाई। यस सम- सर। यस सर। है ना? हाँ बताओ। हाँ बोलो, कुछ कह रहे थे। हाँ बताओ बेटा, क्या क्या कह रहे थे? चलो अच्छा, वो आवाज हमें लग रहा है आनी बंद हो गई। देखो, लिक्विड मेटल है रूम टेम्परेचर पे, लिक्विड मेटल सीजियम, फ्रांसियम, गैलियम, मरकरी। ठीक है। अब आपसे पूछा जाए हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट अमंगेस्ट मेटल इन पीरियोडिक टेबल, मेटल्स में सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका है? तो मेटल में सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है टंगस्टन का, है ना? टंगस्टन का सिंबल का डब्ल्यू, ये बेटा डी ब्लॉक में बैठा हुआ है। टंगस्टन अगर देखोगे तो पीरियोडिक टेबल में डी ब्लॉक में बैठा हुआ है। इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है। ये इतना देखो, वैल्यू भी लिखी है 3410। ये कोई याद नहीं करना है, बस डेटा मैंने इसलिए लिख दिया जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए, है ना? उसके बाद सेकंड नंबर में मेल्टिंग पॉइंट रीनियम का होता है, थोड़ा सा कम है लेकिन सेकंड नंबर पे। और थर्ड नंबर पे ओस्मियम का होता है। तो बस ये शुरुआत के तीन एलिमेंट ध्यान रखना। कई बार आपसे आजकल एनटीए वाले थोड़ा रेक्टिफिकेशन वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहे हैं, तो उसमें पूछ सकते हैं लोग। हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट टंगस्टन, ठीक है, सेकंड हाईएस्ट रीनियम, और थर्ड ये लगातार बैठे हुए हैं, अगर देखा जाए तो ये सब अड़ोसी पड़ोसी हैं। ठीक है। डी ब्लॉक में टंगस्टन के पड़ोस में रीनियम, उसके पड़ोस में ओसमियम, है ना? मेल्टिंग पॉइंट टंगस्टन का सबसे ज्यादा, फिर रीनियम का, फिर ओसमियम। तो मेटल में सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट टंगस्टन का होता है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे नॉन मेटल में हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है, कोई बता सकता है नॉन मेटल में?
मेटल में हाईएस्ट टंगस्टन का होता है, नॉन मेटल में लिख लीजिए डायमंड का होता है। ठीक है, मेटल्स में तो होता है टंगस्टन का, लेकिन हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट अमंगेस्ट नॉन मेटल। तो नॉन मेटल में हाईएस्ट होता है डायमंड का। डायमंड डायमंड मेल्ट हो जाता है? हाँ डायमंड हो जाता है, उतना टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा, रूम टेम्परेचर में थोड़ी ना मेल्ट होगा, है ना। डायमंड मेल्ट हो जाएगा, उसके मेल्टिंग पॉइंट से ऊपर हीट करना पड़ेगा। और मजे की बात यह है कि डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट टंगस्टन से भी ज्यादा होता है। अगर डायमंड और टंगस्टन के मेल्टिंग पॉइंट में कभी कंपेयर हो जाए, है ना, तो डायमंड का ज्यादा होता है। लेकिन अगर अलग अलग पूछे, मतलब क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है इस पे बहुत ध्यान दीजिएगा। अगर वो पूछे हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट एमंगेस्ट मेटल, तो फिर डायमंड तो दूर दूर तक आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि डायमंड तो कार्बन का एलोट्रोप है, और कार्बन नॉन मेटल आता है होता है ना। तो डायमंड मत लिखिएगा, उस केस में टंगस्टन। लेकिन अगर आपसे पूछे कि बताओ नॉन मेटल में हाईएस्ट किसका है, तो डायमंड। और पूरी पीरियोडिक टेबल में किस एलिमेंट का हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है, तो भी आंसर क्या आएगा, डायमंड ही आएगा। ठीक, क्लियर होगी बात, यस सर। यस सर। है ना। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो ये मैं अभी स्टार्टिंग में ही बता दे रहा हूँ, जिससे आप लोगों को थोड़ा याद हो जाए बातें। इसके बाद हाईएस्ट डेंसिटी एमंगेस्ट मेटल, आपसे अगर जितने भी मेटल है उसमें सबसे ज्यादा डेंसिटी पूछ ऑस्मियम। लिया है। नहीं हो, ओस्नियम से ऑस्मियम। ज्यादा इरिडियम की होती है। अगर सर, हाईएस्ट पूछा जा रहा है तो इरिडियम है। सर मैंने तो लेकिन गूगल पढ़ा था, ऑस्मियम डेंसेस्ट एलिमेंट है। गूगल ने क्या बोला है ये मुझे नहीं पता। एक बार अभी सभी लोग करो बच्चों, एक बार गूगल में देखो जरा हाईएस्ट डेंसिटी, या आप ऐसे करो डेंसिटी ऑफ इरिडियम कितनी है ये देखो, और डेंसिटी अलग अलग देखो, और फिर कंपेयर करो। गूगल आंसर गलत नहीं देगा। हाँ ये है कि कुछ सिर्फ रेफरेंसेस में, किस सोर्सेस में या छोटी कक्षाओं में ये चीजें सही से पढ़ाई नहीं जाती हैं, ओस्नियम टीचर लोग बोल देते हैं, है ना, और बचपन सर में गलत ओस्मियम की बातें ज्यादा आ दिमाग रही है। में बैठा। यस सर। तो ऑस्टिन दिया। ओस्नियम कितना वैल्यू दिया हुआ है, 22.5। 22.59। 59। 9 सर। और इरिडियम 22.56। 5-6 दे रहा है, बट जेडी ली का तो ये डेटा दिया हुआ है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सबसे अच्छी बुक है जेडी ली। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ये समझ लो कि एमएससी लेवल की, मतलब बोलते हैं सबसे बेस्ट बुक है ना। मतलब ये पोस्ट पीजी लेवल की बुक है ये। उसमें इरिडियम को दिया हुआ है, इरिडियम का हाईएस्ट डेंसिटी है। और ये क्वेश्चन कहीं पूछा भी गया है एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, है ना। ओस्नियम कॉन्ट्रडिक्टरी आंसर है। ओस्नियम की जो गूगल में जिस भी सोर्स से दे रहा है वो सोर्स बहुत ऑथेंटिक नहीं है। अच्छा, वो डेंसिटी रूम टेम्परेचर पे ही है, ऐसा तो नहीं कि देखो डेंसिटी भी टेम्परेचर का फंक्शन होता है। दोनों की डेंसिटी 25 डिग्री सेल्सियस में देखनी पड़ेगी, तब हम लोग कंपेयर कर पाएंगे। ठीक है, बोलो भाई, किसी को ये डेटा मिला कि नहीं मिला, ये वाला डेटा किसी सोर्स में मिल रहा है। सर मतलब कैलकुलेट होने पे गूगल, इरिडियम की ज्यादा आती है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली ऑस्मियम की यस दिखा रही सर। है। हाँ क्या दिया हुआ है कैलकुलेट करने पे। थियोरेटिकली इरिडियम की ज्यादा आनी चाहिए, लेकिन एक्सपेरिमेंटली ऑस्मियम की आती है। अच्छा, मतलब थ्योरेटिकली जो निकाल रहे हैं हम लोग वो इरिडियम की ज्यादा आती है यस ऑन सर। पेपर, और यस सर, एक्सपेरिमेंटली आती है ऑस्मियम की सर।
ओस्नियम की। अब वही बात है, हम लोग मानेंगे एक्सपेरिमेंटली वाली ही। हम्म। जेडी ली ने वैसे उसने एग्जैक्टली बोला है कि इरिडियम मोर डेंसर है ओस्नियम के रिस्पेक्ट में। नियर वैसे तो दोनों की डेंसिटी नियरली है, काफी पास पास लाई कर रही है। लेकिन अगर दोनों में ये क्वेश्चन में कभी पूछा जाए, थ्योरेटिकल क्वेश्चन में, देखो वो भी क्वेश्चन में कभी आपसे पूछा जाएगा तो इरिडियम को ही आपको हाईएस्ट डेंसिटी बोलना है, नहीं तो आंसर गड़बड़ हो जाए। ठीक है यस। है ना। यस सर। वैसे एनसीईआरटी ने तो इसमें डिस्कस ही, एनसीईआरटी ऐसे केस में जहाँ पे कॉन्ट्रडिक्टरी आंसर आते हैं, एनसीईआरटी उस पॉइंट को डिस्कस ही नहीं करती। एनसीईआरटी यस। आप लोग पढ़ोगे तो उसमें डेंसिटी का कंपैरिजन करा ही नहीं है उसने जानबूझ के, है ना। क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल जो भी डेटा है वो थोड़ा सा कंट्रोवर्सियल है। ठीक है, बट अगर एक ये मुझे याद आ रहा है, ये किस पेपर में आया है क्वेश्चन, ओलंपियाड के पेपर में आया है। हाईएस्ट डेंसिटी अगर आपसे कभी पूछी जाए एग्जाम में तो आप इरिडियम को ही कंसीडर करिएगा। क्योंकि कोई भी जो एग्जामिनर होता है ना, वो जो स्टैंडर्ड रेफरेंसेस हैं उन्हीं को मानता है। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जेडी ली, हुई, ये दो तीन डिफरेंसेस सबसे आइडियल है, इन्हीं का डेटा करेक्ट माना जाता है। कोई भी एग्जामिनर गूगल का या किसी भी रिसर्च पेपर का डेटा नहीं मानते हैं, क्योंकि कई सारे रिसर्च पेपर इनकम्प्लीट होते हैं, है ना, वो पूरी तरह से करेक्टेड नहीं होते हैं, है ना। बोलते हैं ना चीजें कि ये चीज आईएसओ सर्टिफाइड नहीं है। तो बहुत सारे रेफरेंस, बहुत सारे गूगल में आपको ऐसे मिल जाएंगे मतलब कि पेपर जो पूरी तरह से पब्लिश नहीं हुए हैं। ठीक है, गूगल में तो कुछ भी, आप भी कुछ भी अपडेट कर सकते हो। बोल दो कि भाई हमने ये कल लैब में ये नया पाया, कार्बन की 5 वैलेंसी होती है, तो वो सही थोड़ी ना मान लिया जाएगा। तो ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, बट थ्योरेटिकली मैं आपको टू द पॉइंट बता रहा हूँ, इरिडियम की ही डेंसिटी आप कंसीडर करिएगा। ठीक है, इसके बाद यस। आता है डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट में बेटा 4 सीरीज होती हैं, 4 डिफरेंट सीरीज होती है। जो पहली सीरीज होती है उसको 3D सीरीज बोलते हैं, सेकेंड सीरीज को 4D, 5D, 6D, है ना। डी ब्लॉक में, डी ब्लॉक को अगर आपको पढ़ना है तो उसको आप सीरीज वाइज समझिए। 4 सीरीज होती है, 3D, 4D, 5D, 6D। देखो क्या मतलब है, देखो आप पीरियोडिक टेबल में फिर से वापस आइए एक बार। देखो हॉरिजेंटली आप इसको समझिएगा। डी ब्लॉक में जो पहली सीरीज है, फर्स्ट सीरीज, जो फर्स्ट सीरीज बन रही है वो 3D सीरीज है। ठीक है, 3D सीरीज इसलिए बोलते हैं कि इस सीरीज में जो 10 एलिमेंट आ रहे हैं, आप किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखिए, उसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो 3D ऑर्बिटल में इंटर करता है। जैसे स्कैंडियम का ही करेंगे आप, 21 इलेक्ट्रॉन फिल करने, तो 1s2 2s2 2p6, 3s2 3p6, 4s2 3d1, तो लास्ट जो उसका 21st इलेक्ट्रॉन है वो 3D में जा रहा है। ऐसे ही टाइटेनियम, वैनेडियम सब में आप करके देख लीजिएगा, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना सीख ही गए, तो सबका लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D ऑर्बिटल में इंटर करता है। इसलिए ये 10 एलिमेंट जो होते हैं, इसको पूरा पूरा क्या बोलते हैं, ये 3D सीरीज को मेंबर है। इसके नीचे वाली सीरीज 4D होती है, इसके नीचे वाली 5D, और ये 6D, है ना। तो डी ब्लॉक में टोटल कितनी सीरीज हो गई, 3D, 4D, 5D, 6D। ठीक है, बोलो भाई। अब देखो कौन कौन से
एलिमेंट है, इनके एलिमेंट भी देख लीजिए। टोटल डी ब्लॉक में 40 एलिमेंट होते हैं पूरे डी, क्योंकि देखो एक डी सीरीज में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं और हर एक सीरीज में 10 है, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 10 10 10 करोगे तो टोटल 40 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। 3D सीरीज में जो एलिमेंट है वो स्कैंडियम से शुरुआत हो रही, जिंक तक जा रहे हैं। इनका निमोनिक मैंने शायद तुम लोग को बताया हुआ होगा, सचिन तेंदुलकर विराट यस क्रिकेट में फिर कोई नया कप जीतेंगे, है ना। तो ये तुम लोग को पता ही है मेरे ख्याल से। तो ये पूरा ऐसे सीरीज ऐसे याद रखना है आप लोगों को, लेफ्ट टू राइट। तो सचिन मतलब स्कैंडियम है, तेंदुलकर टाइटेनियम, विराट वेनेडियम, क्रिकेट में फिर कोई नया कप जीतेंगे। ठीक है। अच्छा, सबके रियल नेम पता है ना सभी को, है ना। NI को क्या पढ़ते हैं, निकल। निकिल बोलते हैं, ठीक है। और MN को क्या पढ़ते हैं, मैग्नीज। मैग्नीज बोलते हैं, ठीक। तो ये सारे एलिमेंट हम लोग को पता है मेरे ख्याल से। इसके बाद आ जाओ 4D सीरीज। 4D सीरीज में भी 10 एलिमेंट है, ठीक है। और इनके पहले रियल नेम बता देता हूँ आप लोगों को। पहला एलिमेंट वाई है उसका सिंबल, इसको बोलते हैं इट्रियम। इसको क्या बोलते हैं, इट्रियम। फिर है जेडार, जिरकोनियम। फिर NB, नायोबियम। MO, मॉलिब्डेनम। TC, टेक्नीटियम। RU, रूथेनियम, है ना, ये रूठे हुए हैं, रूथेनियम। RH, रोडियम, है ना, एक रोडीज करके आता था सीरियल, रोडियम। PD को पैलेडिनम। AG तो बचपन से याद ही कर रहे हो, सिल्वर। और CD मतलब कैडमियम। ठीक है, ये इनके रियल नेम है। अब ये सीक्वेंस कैसे याद करें कि किसके बाद कौन सा आ रहा है, तो उसके लिए निमोनिक ही लिखना पड़ेगा। मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा, यहाँ जगह नहीं है, लिख लीजिए। ये जरूरी नहीं, ये एक शायरी है, इसी को मैंने निमोनिक में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। हाँ, उसको बस याद करने के लिए थोड़ा इंटरेस्टिंग बना दिया। ये जरूरी नहीं, मोहब्बत तेरी रुलाती रहे, पहले अगर कोई दोस्त। ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए आपने। ये जरूरी नहीं, ये बस निमोनिक है, इसमें याद करने के लिए आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, है ना। इसका हमारे जीवन से कोई संबंध नहीं है ना। इस घटना के सभी पात्र काल्पनिक है। ठीक है। तो ये जरूरी नहीं, मोहब्बत तेरी रुलाती रहे, पहले अगर कोई दोस्त। ठीक है, बोलो भाई। यस सर। यस ऐसे लिख लीजिए तो रिकॉल हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आता है 5D सीरीज, है ना। 3D सीरीज का तो याद ही कर हो गया था, सचिन तेंदुलकर विराट क्रिकेट में फिर कोई नया कप जीतेंगे, ठीक है। फिर ये वाला हो गया 4D में, ये जरूरी नहीं, मोहब्बत तेरी बाती रहे, पहले अगर कोई दोस्त। 5D सीरीज में लिख लो, लाया हूं तेरे वास्ते, लाया हूं तेरे वास्ते, लाया हूं तेरे वास्ते रहमते, लाया हूं तेरे वास्ते रहमते उस इक्स पर सोना मरना। लाया हूं तेरे वास्ते रहमते उस इक्स पर सोना, सोना मतलब वो ज्वेलरी वाला सोना, गोल्ड। वो मरना मतलब मरकरी। ठीक है। तो बाकी इनके रियल नेम पता होने चाहिए। LA को बोलते हैं लेंथनम। LA किसको बोलते हैं, लेंथनम। HF मतलब हाफनियम है। TA टेंटनम। W टंगस्टन। RE रीनियम। OS ओस्नियम।
IR इरिडियम, PT प्लेटिनम, AU गोल्ड, HG मरकरी। ठीक है। अब देखो इसमें अगर आप एटॉमिक नंबर देखो जरा, लेंथनम का एटॉमिक नंबर है 57, लेकिन लेंथनम के आगे हाफनियम का 72 है। तो ये कैसे भाई, 57 के बाद 58 होना चाहिए, ये ऐसा कैसे हो रहा है? सर एल लैंथेनाइट हैं। हाँ, तो यहाँ पे बोलते हैं कि लेंथनम के आगे के जो 14 एलिमेंट हैं, वो उनका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 4f ऑर्बिटल में इंटर करने लगता है, तो वो बिलोंग कर जाते हैं 4f सीरीज को। और वो डी ब्लॉक एलिमेंट रह ही नहीं जाते, वो एफ ब्लॉक एलिमेंट होता है जाते हैं। तो उनको, उन 14 एलिमेंट को, उन 14 एलिमेंट को सेपरेट कर दिया गया है पीरियोडिक टेबल से बाहर, नीचे की तरफ रख दिया गया है ना। और उन्हें ही हम लोग लैंथेनाइट्स सीरीज के नाम से पढ़ते हैं। ये एलिमेंट सीरियम से लेकर लूटेटियम होते हैं। मतलब लैंथेनम के बाद नेक्स्ट एलिमेंट एटॉमिक नंबर के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो वो सीरियम होता है ना, 58 एटॉमिक नंबर होता है। और 50 के बाद एक एक कर बढ़ाते चले जाओ तो लास्ट में जो 14th एलिमेंट आएगा वो आपका लूटेटियम होता है, Lu। और ये लैंथेनाइट सीरीज को बिलोंग करते हैं। ठीक है, बोलो भाई। यस सर। ये पीरियोडिक टेबल में भी इस चीज को आप देख के समझ सकते हो कि देखो लेंथनम ये बैठा हुआ है, लेंथनम के बाद हॉफनियम आ गया, लेंथनम का एटॉमिक नंबर 57, इसका 72। तो लेंथनम के जस्ट आगे से 58 से लेकर 58 सीरियम का होता है, और आगे चलते चले जाओ तो लास्ट में आएगा लूटेटियम। तो एटॉमिक नंबर 58 टू 71, ये जो 14 एलिमेंट है ये सभी लेंथेनाइट सीरीज को बिलोंग कर रहे हैं, इसी को लेंथेनाइट्स बोल देते हैं। ऐसे ही इस लेंथनम के जस्ट नीचे एक्टिनियम बैठा हुआ है, उसका एटॉमिक नंबर 89, और उसके आगे वाले का देखें तो 104। तो यहाँ भी देखो 14 एलिमेंट सेपरेट हो रहे हैं। 89 के आगे 90, मतलब थोरियम से लेकर लॉरेंसियम तक 103, है ना, ये आपके पूरे एक्टेनाइट सीरीज को बिलोंग कर जाते हैं। तो ये जो दो सीरीज बन रही है वो लेंथनम के आगे के जो 14 एलिमेंट है उनको हम लोग लेंथनम से मिलता जुलता नाम रख देते हैं, लेंथेनाइट्स। और एक्टिनियम से आगे के जो 14 एलिमेंट है उसके सीरीज का नाम एक्टिनियम से मिलता जुलता रखते हैं, मतलब सिमिलर नेम रख देते हैं, एक्टिनाइट्स, जिससे थोड़ा सा याद रखने में आसानी है ना। क्लियर है? यस। और इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, आपने लालू प्रसाद यादव का नाम सुना होगा, बिहार के पहले थे यस चीफ सर। मिनिस्टर, है ना, उनकी एक पार्टी भी है JDU करके। तो जैसे लू, लालू याद कर लो, ला मतलब लेंथनम, है ना, मतलब लेंथेनाइड जहां से शुरुआत हो रहा है वो ला है, और जहां खत्म हो रहा है वो लू है, लालू, लालू। ठीक है, ला मीन्स लेंथनम, लेंथनम के आगे के जो 14 एलिमेंट है लास्ट में जो आ रहा है वो है लू। लू को लूटेटियम बोलते हैं, इसका रियल नेम है लूटेटियम। लू तो इसका सिंबल है ना, Lu। ठीक है, चलो भाई, ये सब मतलब थोड़ी छोटी बातें हैं, ये सब अभी समझते जाइए, क्योंकि ये पॉइंट्स कहीं ना कहीं आगे आपको मिलेंगे ही। अच्छा, वैसे तो मैं वैसे ग्रुप वाइज भी याद करवाता हूँ, लेकिन अभी क्या है कि थोड़ा पहले आप लोग पीरियड वाइज याद कर लो, फिर मैं आपको जो डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक में ऐसे ऐसे तो बता ही दिया आपको हॉरिजेंटली, ऐसे ऐसे वर्टिकली भी याद होना जरूरी है। जैसे आपको ये थर्ड ग्रुप के एलिमेंट याद करने हैं, तो सचिन की यारी लारा से अच्छी, सचिन की यारी लारा से अच्छी, है ना, ऐसे पूरा थर्ड ग्रुप आपको याद हो गया। ये सचिन के नीचे कौन बैठा हुआ है, मतलब स्कैंडियम के नीचे यारी से मतलब इट्रियम बैठा हुआ है, लारा से ये लैंथनम हो गया, और अच्छी से एक्टिनियम हो गया।
है ना। अब जैसे ये वाला है 14 ग्रुप, नहीं ग्रुप नंबर 6, तो इसमें शुरुआत के 3 एलिमेंट बहुत काम के हैं, क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन। तो उसको ऐसे याद कर सकते हो, कर लो मोहब्बत वरना, कर लो मोहब्बत वरना। ठीक है, क्रोमियम, मोहब्बत से मॉलिब्डेनम, और वरना से टंगस्टन, डब्लू। है ना। अब जैसे 8th ग्रुप के एलिमेंट याद करने हैं, तो फिर रुलाएगा ओसामा, फिर रुलाएगा ओसामा, फिर से आयरन, रुलाएगा रुथेनियम, ओसामा से ओसियम। ठीक है। अब ये वाला तुम लोगों के लिए मैंने बनाया है 10th ग्रुप। नहीं पढ़ोगे पिटाई होगी, नहीं पढ़ोगे पिटाई होगी, निकिल पीडी पीटी, निकिल पीडी पीटी, नहीं पढ़ोगे पिटाई होगी। कोरोना रहेगा ईरान में। ठीक है, ये भी मैंने कोरोना के टाइम बनाया था, कोरोना रहेगा ईरान में। ठीक है, तो ऐसे वर्टिकली भी याद हो जाएंगे, लेकिन अभी आप लोग कोशिश क्या करो, हॉरिजेंटली पहले याद कर लो। 3D सीरीज, 4D, 5D, ये 3 सीरीज आप लोग जरूर याद कर लेना, क्योंकि आगे आपको इसके मिलेंगे, मतलब आपको क्वेश्चंस में बहुत हेल्प मिलेगी। अगर आपको एलिमेंट याद होंगे तो कई क्वेश्चन आप बहुत इजीली कर ले जाओगे। ये आपका 3rd ग्रुप है, सचिन की यारी लारा से, स्कैंडियमेट्रियम लैंथनम, अच्छी से एक्टिनियम एसी। अच्छा, डी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कोई पूछे तो डी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS0 to 2, N-1, D 1 to 10। ये डी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, ये डी ब्लॉक का क्या है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये मैंने आपको एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, इनके एलिमेंट्स बताए हैं। आप लोग एक बार क्या करिएगा, रिवाइज करिएगा, एक बार पीरियोडिक टेबल आप लोग खुद से बनाने की कोशिश भी करिएगा पेपर में। उसमें एस ब्लॉक के एलिमेंट पहले फिल कर दीजिएगा, फिर पी ब्लॉक के, बीच में डी ब्लॉक के। ठीक है, बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा आप इस पे प्रैक्टिस करिएगा, नेक्स्ट क्लास में थोड़ा मैं पूछूंगा अभी कि तुम लोगों ने याद किया कि नहीं किया इन ये जो मैंने आज पढ़ाए हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक के एलिमेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से ओरली पूछूंगा भाई कितना तुम लोगों ने तैयार किया। ठीक है, Yes. बोलो भाई, Yes. नींद नींद तो नहीं आ गई, तुम लोग सो गए हो क्या बिल्कुल ही? नहीं 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 सर। No. है ना, सर कोई बोल इतना ही नहीं याद रहा है। करेंगे तो पूरी पीरियोडिक टेबल ही याद हो जाएगी। हाँ, तो पूरी पीरियड टेबल तो याद ही करनी है। अच्छा सर ठीक है। देखो इसका फायदा अभी जब तुम लोग जैसे से इनऑर्गेनिक में आगे बढ़ोगे, पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में तो मिलेगा ही मिलेगा। अभी आगे जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, पीरियोडिक टेबल से ही शुरुआत होती है इनऑर्गेनिक की। इसके बाद केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है, फिर एस ब्लॉक पढ़ोगे, फिर पी ब्लॉक में तो 2 ही ग्रुप हैं 11th में, बाकी 4 ग्रुप 12th में। तो पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बड़ा हेल्प मिलेगी, मतलब आपको इनऑर्गेनिक बहुत इजी लगने लगेगी। केवल आपको अगर सीक्वेंस सीक्वेंस भी याद हो गए तो, क्योंकि आगे जब पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक पढ़ोगे तो इनकी बेटा प्रॉपर्टीज पढ़ोगे। तो जब आपको एलिमेंट्स का ऑर्डर याद होगा तो उनकी प्रॉपर्टीज भी याद करने में आपको कनेक्टिविटी मिल जाएगी। है ना। वही बात है कि आप पहले जैसे छोटे बच्चे को पहले नंबर पढ़ाए जाते हैं, 1 2 3 नंबर, फिर उसको टेबल्स पढ़ाई जाती हैं। अब किसी बच्चे को नंबर ना पढ़ाओ, सीधे टेबल रटाने लगो, तो आप सर भी पटक दोगे तो भी नहीं वो याद कर पाएगा, जब उसको नंबर ही नहीं आ रहे टेबल कहाँ से आएगी। तो वही बात है कि अभी जो ये चैप्टर है, अभी आप नंबर पढ़ रहे हो इस चैप्टर में, और फिर जब टेबल पढ़ोगे ना तो फिर आप खुद ही बोलोगे, आगे भागे बोलोगे मुझसे। है ना, तो चीजें कनेक्ट होती चली जाती हैं। इनऑर्गेनिक में कनेक्टिविटी बहुत मायने रखती है, इसलिए मतलब याद कर लेना, उसमें लापरवाही मत करना।
चलो फिर आगे बढ़े। इसमें हम लोग अब पढ़ने आ रहे हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर, नेम फॉर एलिमेंट हुज एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100, है ना। ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 100 से एबव है, उनके लिए IUPAC नेम रिकमेंड किए गए हैं। ठीक है। अच्छा, क्या है IUPAC नेम, कैसे करते हैं उसको, तरीका समझना है। तो देखो, इसमें बोला गया है कि हर एक डिजिट के लिए 0 से 9, हर एक न्यूमेरल के लिए एक इसमें हम लोग प्रीफिक्स यूज करते हैं, या उनको रूट वर्ड बोलो तो ज्यादा सही है, एक रूट वर्ड यूज करते हैं। जैसे 0 के लिए हम लोग इसमें यूज करते हैं निल। निल मतलब वैसे भी 0 ही होता है, ठीक है, निल। 1 के लिए अन, अन यूज करते हैं। 2 के लिए बाई। 3 के लिए ट्राई। 4 के लिए टेट्रा ना यूज करके क्वाड यूज कर रहे हैं, है ना। ऐसा क्यों कर रहे हैं, टेट्रा क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, तो इसमें सर रूल क्या होता है कि सर टी टी कॉमन हो जाएगा ना सब, 3 का टी और उसका भी हाँ, टी। इसमें हम लोग को ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि हर एक रूट वर्ड का जो फर्स्ट अल्फाबेट है वो डिफरेंट होना चाहिए, दूसरे से कॉमन नहीं होना चाहिए, है ना। क्योंकि अगर मैं 4 को हम लोग अगर टेट्रा बोलेंगे तो टेट्रा का टी और ट्राई का टी कॉमन हो जाएगा। उसमें फिर क्या होगा कि एक ही एलिमेंट के दो दो, मतलब एक IUPAC नेम के दो दो एलिमेंट हो सकते हैं, है ना। इसलिए ऐसा किया गया। 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट ना बोल के सेप्ट बोला गया है, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नोन नहीं बोला गया है। नोन बोल देते तो वो निल का एन कॉमन हो जाता है ना, इसलिए 9 के लिए ENN, इन। ठीक है। अब इसको यूज कैसे करेंगे, इसका यूज इस तरह से करते हैं। देखो, एक मैं आपको लिख के दिखाता हूँ तब समझ आएगा आपको अच्छे से, कि जैसे एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 101 है, मान लो। ठीक है। और इसका आपको क्या लिखना है, IUPAC नेम लिखना है। तो देखो, 101 को आप ऐसे लिख लीजिए, हर एक न्यूमेरल को अलग अलग सेपरेट करके लिख लीजिए, स्प्लिट करके लिख दीजिए। तो 101 को 1 + 0 + 1 लिख दिए। अब 1 के लिए इसमें यूज कर लेंगे हम लोग रूट वर्ड अन। फिर 0 के लिए निल। फिर 1 आया तो अन। और लास्ट में IUM सभी में ऐड करना ही होता है, EM। और इसी को मिला के लिख दो, तो ये इसका IUPAC हो जाएगा, अन निल अनियम। ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, अन प्लस निल प्लस अन प्लस IU। तो एक एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 101 है, उसका IUPAC नेम बन गया अन निल अनियम, ये बन गया IUPAC। अच्छा, इसका सिंबल भी लिखा जाता है IUPAC में। सिंबल लिखना और आसान है। देखो, जो भी बेटा देखो, ये 3 डिजिट वाले एटॉमिक नंबर वाले का ही के लिए एप्लीकेबल है। तो हर एक रूट वर्ड, हर एक नंबर से एक रूट वर्ड बन रहा है, और उसका पहला लेटर अल्फाबेट ही आपको लिखना है। तो अन का U ले लिए, पहला कैपिटल ले लिए। निल का N ले लिए, और फिर से अन जो आ रहा है उसका पहला अल्फाबेट U। ठीक है। ठीक है। अन का U, निल का N, और अन का फिर से U। इसका मतलब इसका सिंबल क्या हो गया, UNU। ठीक है। इसका सिंबल क्या बन गया, UNU, है ना। ऐसे 102 का अगर लिखना है तो ये हो जाएगा, 1 के लिए अन, 0 के लिए निल, 2 के लिए बाई, और लास्ट में IUM तो ऐड करना ही करना है, कंपलसरी है, मैंडेटरी है। तो टोटल मिला के लिखो, क्या हो जाएगा, अन निल बाई एम। और इसका सिंबल हो जाएगा UNB। ठीक है। ऐसे 106 का ऐसे लिखना है तो ये हो जाएगा अन, 0 के लिए निल, 6 के लिए हेक्स, लास्ट में IUM, इसी को ऐड कर दीजिए
तो अनिल हेक्सियम। सिंबल UUNH। तो बहुत सिंपल है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं, बस समझ लीजिए एक बार। 118 का लिखना है तो 1 के लिए अन, फिर अन, 8 के लिए ऑक्ट, EM, तो UUO। ठीक है, तो ऐसे आप किसी भी एलिमेंट का जिसका एटॉमिक नंबर 100 से ग्रेटर होना चाहिए, ये रूल लेकिन ऐसे एलिमेंट के लिए मत लगा दीजिएगा जिसका एटॉमिक नंबर 100 से कम हो, उसके लिए वैलिड नहीं है। 100 से एबव वालों के लिए ही ये रूल एप्लीकेबल। ठीक है। अच्छा, कई बार आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे आ सकते हैं ऑब्जेक्टिव में कि एन एलिमेंट whose IUPAC symbol is UBS, predict its atomic number। 127। ठीक है, हाँ, तो 127 आएगा। ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत कॉमन है, ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछे आ सकते हैं। ठीक है, अब उसमें ऑप्शन दे देगा, अलग अलग टाइप के ऑप्शन डाल देगा, तो बेसिक बस आपको पता होना चाहिए, बाकी तो आप कर ही ले जाओगे। अब UBS दिया है आपको, तो U से अन हो गया, अन 1 के लिए आता है ऑलवेज, B से बाई 2 के लिए आता है, और S से आएगा सेप्ट 7 के लिए। तो इसका मतलब उसका एटॉमिक नंबर आ गया 127। ठीक है, तो हम लोग उल्टा भी पता लगा सकते हैं। सिंबल दिया जाए तो हम लोग उसका आयु मतलब कि एटॉमिक नंबर बता सकते हैं। एटॉमिक नंबर दिया जाएगा तो हम लोग उसका IUPAC नेम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, है ना। अब इसमें किसी एलिमेंट का हम लोग पीरियोडिक टेबल में ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक को कैसे प्रेडिक्ट करते हैं। हाउ टू प्रेडिक्ट ग्रुप, पीरियड, ब्लॉक ऑफ एन एलिमेंट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में किसी एलिमेंट का आपको ग्रुप बताना है, पीरियड पूछा जाए तो पीरियड भी बता सकते हैं, ब्लॉक मतलब इनमें से कुछ भी पूछा जाए तो कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, तो उसका एक मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है, इसको क्वेश्चन के थ्रू ही समझ में आएगा आपको आसानी से। इसमें मैंने की लिया है क्वेश्चन, प्रेडिक्ट द ग्रुप, पीरियड, ब्लॉक ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। आपको 4 एलिमेंट मैंने दिए हुए हैं। एक का एटॉमिक नंबर है 34 फर्स्ट का, सेकेंड में 19 है, थर्ड में 54 है, और फोर्थ में उसका IUPAC सिंबल दे दिया गया UNS। और हमें इन सभी एलिमेंट का ग्रुप बताना है, पीरियड बताना है, ब्लॉक बताना है। ठीक है, तो कैसे करना है देखो, है ना, एक क्वेश्चन पूरा मैं करके बताऊंगा आपको, तो तभी आपको क्लियर होगा बढ़िया से। देखो, जैसे पहला एलिमेंट ले लिया मैंने, पहला क्वेश्चन में दिया था उसने 34। ठीक है, पहले अच्छा छोटे से करते हैं, पहले 19 वाला मैंने ले लिया, पहले इजी से टफ चलेंगे हम लोग। तो जिसका एटॉमिक नंबर 19 है, पहले हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट वी हैव टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दैट एलिमेंट इन SPDF। जो भी एलिमेंट है जिसका भी आपको ग्रुप, पीरियड, ब्लॉक पता करना है, सबसे पहले आपको तुरंत उसका लिख लेना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो 19 इलेक्ट्रॉन का जब करोगे आप, तो 1s2 2s2 2p6, 3s2 3p6, यहाँ तक 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। उसके बाद आएगा 4s2। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, 19 एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट का SPDF में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दिया। ठीक है, अब देखो, अब इसका मुझे ब्लॉक बताना है, पीरियड बताना है, ग्रुप बताना है, कैसे बताएं। तो ब्लॉक बताना तो बहुत आसान है, जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर देंगे तो आप ये देखिएगा कि उसका, उस एलिमेंट का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस ऑर्बिटल में इंटर कर रहा है ना, उस एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन
लास्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लास्ट इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। लास्ट इलेक्ट्रॉन या फिर इसी को क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये जिस भी ऑर्बिटल में इंटर कर रहा होगा वही उसका क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। तो इस एग्जांपल में देखें तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में इंटर कर रहा है, तो इसके रिस्पेक्ट में वो कौन सा एलिमेंट हो जाएगा, एस ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, इसका मतलब ये 100% एस ब्लॉक एलिमेंट होगा। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये अगर इसका पोजीशन देखें, ब्लॉक वाइज इसकी पोजीशन क्या होगी, ये एस ब्लॉक को बिलोंग करने वाला एलिमेंट है। तो ये तो ब्लॉक हो गया। अब पीरियड कैसे बताएं, पीरियड आपको देखना है हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। पीरियड किसके बराबर होगा, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। आप ये देख लीजिए कि इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सबसे बड़ा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कौन सा है ना। ये ऑर्बिटल के आगे जो नंबर लिखे हुए हैं इसमें सबसे है ना मैक्सिमम बिगेस्ट नंबर कौन सा है, 4। तो 4 ही है ना। 4 से बड़ा नंबर इसमें आया ही नहीं है अभी तक। 1 2 3 4, 4 में 4 ही सबसे बड़ा है। तो जो हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में वही उसका पीरियड होता है। इसका मतलब इसका पीरियड क्या हो गया, 4th पीरियड। तो ये पीरियोडिक टेबल में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 4th पीरियड को बिलोंग करने वाला एलिमेंट है। ठीक है, Yes. अब आता है ग्रुप। ग्रुप कैसे बताएं, तो देखो ग्रुप बताने के लिए आप पहले देखो कि उसका ब्लॉक क्या है। तो ब्लॉक इसका है एस ब्लॉक। अब देखो एस ब्लॉक में या तो एस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन जा रहा होगा या एस में 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे होंगे, है ना। और कोई पॉसिबिलिटी हो नहीं सकती, एस में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन जा नहीं सकते। अगर एस में एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो इसका मतलब वो एल्कली मेटल है, मतलब उसका ग्रुप नंबर क्या है, फर्स्ट है। और 2 में जा रहा है मतलब एल्कलाइन अर्थ मेटल है, ग्रुप नंबर सेकंड है। मतलब एस ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे हैं वही इलेक्ट्रॉन का नंबर उस एलिमेंट के ग्रुप नंबर के इक्वल हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे एस में एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब 100% इसका ग्रुप क्या हो जाएगा, फर्स्ट ग्रुप, है ना। इट मीन्स एल्कली मेटल है ये। बोलो भाई। Yes. तो Yes. एस ब्लॉक के लिए तो सीधे तरीका यही कि NS1 टाइप का कॉन्फ़िगरेशन अगर दिखे वैलेंस शेल का तो फर्स्ट ग्रुप बोल दीजिएगा, NS2 टाइप का दिखे तो सेकंड ग्रुप बोल दीजिएगा। ठीक है, या सीधे ऐसे लिख सकते हो एस ब्लॉक के लिए ग्रुप नंबर बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन NS ऑर्बिटल, है ना। NS ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन है उसी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। लेकिन Yes. अगर सपोज ये टी ब्लॉक एलिमेंट होता, मान लो एस ना होता पी होता, तो पी ब्लॉक के लिए देखो ब्लॉक और पीरियड निकालने का तरीका तो सभी में सेम है। ब्लॉक देखने का वही तरीका है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर जिस भी ऑर्बिटल में जा रहा हो वही उसका ब्लॉक हो जाएगा। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में जा रहा होगा तो पी ब्लॉक हो जाएगा, डी में जा रहा हो तो डी ब्लॉक हो जाएगा। पीरियड निकालने का वही तरीका है कि सबसे बड़ा न्यूमेरिक नंबर देख लीजिएगा, प्रिंसिपल हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम की हाईएस्ट वैल्यू। लेकिन ग्रुप निकालने में देखो अगर वो पी ब्लॉक एलिमेंट है तो उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, NS2 Np126 वैलेंस शेल का। तो उसमें ग्रुप नंबर कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले से आप निकाल लीजिएगा। 10 पहले 10 लिख लीजिएगा, फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन NS ऑर्बिटल, NS ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है वो ऐड कर दीजिएगा, प्लस उसके NP ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है वो भी ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, बोलो भाई। जैसे देखो ये जो अगला एग्जांपल है जिसमें मैंने एटॉमिक नंबर 34 लिया हुआ है, इसका जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो वो कुछ इस तरह से आएगा, है ना। अब देखो ये इसका आंसर आप ही लोगों को मुझे बताना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन
मैंने किया हुआ है, इसी को देख के ही आपको आंसर बताना है। अब आपसे अगर पूछा जाए कि इस एलिमेंट का ब्लॉक क्या है सर पी P ब्लॉक। block. ई है ना, ब्लॉक। पी ब्लॉक है। ठीक, लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब सेल में जा रहा है, इट मीन्स ये पी ब्लॉक है। ठीक है, फिर आप बता दिए कि इसका पीरियड क्या होगा। फोर्थ। फोर्थ फोर्थ पीरियड। फोर्थ हो जाएगा, बहुत बढ़िया है ना। अब जब ग्रुप की बात करेंगे तो ग्रुप कैसे निकालेंगे। तो पी, हाँ पी ब्लॉक एलिमेंट है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, है ना। 10 प्लस, देखो 10 तो लिख ही देते हैं पहले। फिर इसका वैलेंस सेल फोर्थ सेल है, तो फोर्थ सेल का एस ऑर्बिटल देखो, 4s कहाँ लिखा हुआ है, तो 4s ये पकड़ने आ गया, है ना। तो फोर्थ सेल का एस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये 2 ले लो। और फोर्थ सेल के पी ऑर्बिटल मतलब वैलेंस सेल के पी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, ये 4। तो ये भी ऐड कर लो, है ना, क्योंकि यहाँ पे 4s आपका ns है और 4p आपका np है ना। n वैलेंस सेल को यहाँ पे बोल रहे हैं, n इंडिकेट्स वैलेंस सेल, ठीक है। ns सेल वैलेंस सेल है, तो इसका मतलब ये सम जो आएगा वो उस एलिमेंट के ग्रुप की वैल्यू दे देगा। तो इसका मतलब 100% ये सिस्टीन ग्रुप को बिलोंग कर रहा है, मतलब ये एलिमेंट ऑक्सीजन फैमिली को बिलोंग कर रहा है पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, यस सर। Yes. सर एक बार फिर से बता दीजिए नेटवर्क कनेक्शन। नेट, अच्छा क्या कहाँ पे नेटवर्क चला गया। सब ग्रुप वाला, सब ग्रुप वाला। ग्रुप वाला, देखो ग्रुप वाला तो बहुत आसान है। जैसे देखो ग्रुप जब भी निकालना हो तो पहले आप देखो कि उसका ब्लॉक क्या है ना, क्योंकि फॉर्मूला आपको उस हिसाब से लगाना पड़ेगा। तो ब्लॉक तो इसका पी ब्लॉक है, तो पी ब्लॉक में जो फॉर्मूला है ग्रुप नंबर निकालने का वो ये वाला फॉर्मूला है। ठीक है, इस फॉर्मूले में देखो 10 पहले लिख लेंगे, फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एनएस ऑर्बिटल। एन यहाँ पे वैलेंस सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, मतलब जो हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो वही वाला एस लेना। ठीक है, तो इस सीक्वेंस में हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है, तो इसमें एनएस 4s को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो 4s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 10 में मैंने पहले 2 ऐड कर दिया। फिर उसके वैलेंस सेल के पी ऑर्बिटल में देख लो कितने इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंस सेल का पी ऑर्बिटल मतलब 4p हो गया, इसमें बेटा 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 और ऐड कर दिया, तो ये आपका 16 था गया। सर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा हम एनएस ले रहे हैं और कौन सा एनपी। बिल्कुल इफेक्ट पड़ेगा, ये एन तो सेम ही होगा ना, एन एक्चुअली उसका पीरियड ही होगा, एन यहाँ पे 4 के बराबर होगा ना, इसीलिए मैंने 3s या 3p या 2s या 2p उसके इलेक्ट्रॉन नहीं मैंने काउंट किए, है ना, क्योंकि उसका पीरियड 4 था, इसलिए फोर्थ पीरियड मतलब उसकी वैलेंस सेल फोर्थ है, तो वैलेंस सेल का ही s ऑर्बिटल में देख लेंगे कितने इलेक्ट्रॉन है, और वैलेंस सेल के ही p ऑर्बिटल में देख लेंगे कितने इलेक्ट्रॉन है, दोनों का सम करके उसमें 10 और ऐड कर देंगे, तो उसका ग्रुप नंबर आ जाएगा। ओके सर। ठीक है, और अगर मान लो डी ब्लॉक एलिमेंट होता तो डी ब्लॉक में क्या फॉर्मूला लगेगा, डी ब्लॉक एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा आएगा, ns x n-1 dy। अभी मैंने x और y इसलिए दिया क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन कुछ भी हो सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, हाँ लेकिन जो n है वो वैलेंस सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन जो n-1 है वो पेनाल्टीमेट सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। ये ध्यान रखना कि डी ऑर्बिटल जो होता है वो वैलेंस सेल के एक अंदर वाला होता है। जैसे मानो कि वैलेंस सेल बेटा 4s होगी तो डी उसमें 3d होगा। ठीक है, अगर वैलेंस सेल 5s होगी तो डी इसमें 4d होगा। ठीक है,
तो Yes. उसी के इलेक्ट्रॉन का सम कर लीजिएगा। वैलेंस शेल के एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो मैंने ले लिए एक्स, और पेनाल्टीमेट शेल के डी सब शेल में इलेक्ट्रॉन वाई, और दोनों का जो सम है वो आपका ग्रुप नंबर की वैल्यू दे देगा, है ना। तो ये फॉर्मूला यूज हो जाता है डी ब्लॉक में। डी ब्लॉक में अलग से कोई 10 यूज करने की जरूरत नहीं है। जैसे एक मैं करके दिखाऊंगा आपको, तब जल्दी समझ में आएगा आपको। देखो जैसे आप, मैंने ले लिया फॉर एन एग्जांपल, एक एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर है 27, और मुझे इसका सब कुछ बताना है। पीरियोडिक टेबल में इसका ब्लॉक बताना है, पीरियड बताना, ग्रुप बताना है। तो पहले तो मैं क्या करूंगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 27 का करूँ, तो 1s2 2s2 2p6, ये आप लोग लिख लिख के खूब अच्छे से प्रैक्टिस कर डालो। मतलब खटाखट लिखते चले जाओ, ऐसे प्रैक्टिस करो, सोचना ना पड़े आपको। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, यहाँ तक हो गया 20 इलेक्ट्रॉन, बच्चे 7 चले जाएंगे 3d में। तो ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन देखो किस ऑर्बिटल में जा रहा है, डी में। तो इसका मतलब इसका ब्लॉक क्या हो गया, ये किस D block. ब्लॉक को बिलोंग करेगा, डी ब्लॉक को, है ना। अब इसका पीरियड आप ही लोग बताओ, चलो क्या होगा। 4. Fourth. फोर्थ हो जाएगा ना, हाँ बहुत बढ़िया। आपको बस ये शुरुआत से ये देखते चलो कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इस सीक्वेंस में। तो सबसे बड़ा नंबर 4 ही आ रहा है, 4 से बड़ा नंबर तो नहीं आया। बस हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही तो पीरियड होता है, तो इसका पीरियड क्या होगा 4। अब इसका बताना है मुझे ग्रुप। ग्रुप के लिए मुझे पहले देखना पड़ेगा कि ब्लॉक क्या है, ब्लॉक डी है, तो मुझे डी ब्लॉक वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, डी ब्लॉक वाला। अब इसमें ये बताओ कि इस सीक्वेंस में एन की वैल्यू बताओ क्या है, एन की वैल्यू 4. 4. 4। इसका मतलब मुझे वैलेंस शेल का एस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है ये देख लो, और वैलेंस शेल के अंदर वाले डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है ये देख के दोनों का सम कर दो, तो वही उसका ग्रुप नंबर हो जाएगा, है ना। 4 से 4s हो गया, और n-1 हो गया 3d। बोलो भाई। Yes, sir. तो 4s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, और 3d में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7। तो इसका सम आ गया 9। इसका मतलब 100% ये एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में 9th ग्रुप को बिलोंग कर रहा होगा, ठीक है। Yes, sir. तो ये तरीका होता है ना। एक इसमें एलिमेंट यूएनएस वाला रह रहा है। हाँ एक आपको मैं ट्रिक बताता हूँ, अगर आपको 100 के ऊपर वाले का किसी का दे दिया जाए एटॉमिक नंबर, और आपको पूछा जाए बताओ उसका ग्रुप नंबर, तो इसमें एक ट्रिक आपको यूज करनी, देखो क्योंकि 100 के ऊपर वाले का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। 107 का अगर आप करोगे 1s2 2s2 3s2 ऐसे रात हो जाएगी मतलब बहुत टाइम लगेगा, है ना। तो ऐसे केस में उसका पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखना है, उसमें शॉर्ट ट्रिक यूज करनी। शॉर्ट ट्रिक क्या कह रहा है कि जो भी एटॉमिक नंबर अगर 100 के ऊपर वाले का किसी का दे दिया जाए, उसमें सीधे 100 माइनस कर दीजिएगा, सीधे क्या माइनस कर दिएगा 100, और उसमें जो भी आएगा आंसर वही उसका ग्रुप नंबर हो जाएगा। जैसे 100 उसने यूएनएस का पूछा था शायद, तो यूएनएस से पहले तो आपने उसका एटॉमिक नंबर प्रेडिक्ट कर लिया 107, और सीधे 100 माइनस कर दो इसमें, तो उसका ग्रुप नंबर 7 आएगा, ठीक है। अब जैसे किसी Yes. का 112 आपको दे दिया गया, आपको यूयूबी पूछा गया, इसका ग्रुप नंबर क्या है, तो सीधे यूयूबी से एटॉमिक नंबर लिख लेना और 100 माइनस कर देना, 12th ग्रुप आ गया। अब जैसे आपको 125 वाले का बताना है, मान लो यूबीपी का बताना है ग्रुप नंबर, तो 125 में 100 किया 25 आ गया। लेकिन 25 आंसर मत दीजिएगा, क्योंकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल ग्रुप कितने हैं,
18 है। तो अगर 18 से ज्यादा आंसर आने लगे तो वो तो फिर गलत हो जाएगा। तो जैसे यहाँ 25 आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप उसमें फिर 18 माइनस कर दो। अगर 18 से ज्यादा आंसर आने लगे तो उसमें क्या माइनस कर दीजिए, 18। तो 25 माइनस 18 करेंगे तो फाइनली उसका ग्रुप नंबर क्या आएगा, 7th हो जाएगा। ठीक है। वैसे 120 के ऊपर पूछे नहीं जाएंगे अभी आप लोगों से, क्योंकि अभी तक जो एलिमेंट डिस्कवर हुए हैं वो 120 तक ही हुए हैं। लेकिन अगर मान लो हाइपोथेटिकली पूछ ले, जेई वाले हाइपोथेटिकली पूछ लेते हैं कि बोल देगा कि एक साइंटिस्ट ने एक एलिमेंट डिस्कवर किया, उसका एटॉमिक नंबर 137 है, बताइए जब पीरियोडिक टेबल एक्सटेंड होगी तो वो किस ग्रुप को बिलोंग करेगा। तो आपको फिर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो करते ही रह जाओगे। उसमें सीधे फंडा लगाना, 137 दिया है, -100 कर दो 37। अब ये तो 18 से ज्यादा आ रहा है तो फिर क्या माइनस कर दो, 18। तो 37 माइनस 18 किया है तो कितना आया, 19। 19। फिर 18 से ज्यादा आ गया तो फिर 18 माइनस करो तो कितना आएगा, फर्स्ट ग्रुप। 1। इसका मतलब वो जब पीरियोडिक टेबल कभी एक्सटेंड होगी और सपोज सही में 137 वाला एलिमेंट डिस्कवर हुआ तो वो फर्स्ट ग्रुप को ही बिलोंग करेगा। तो ऐसे बता सकते हो। ठीक है, यस चलो सर। अच्छा। बाकी चलो फिर नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा इसके आगे, ठीक है, अब टाइम भी हो गया। और कल तुम लोग का टेस्ट भी है ना। यस सर। यस चलो अच्छा, उसमें तो एटॉमिक स्ट्रक्चर ही तक आएगा मेन। तो एटॉमिक मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो वही आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, फॉर्मूले वॉर्मूले देख लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, चलिए फिर ठीक है, आगे फिर इसी को कराऊंगा मैं। बाकी नेक्स्ट क्लास में एक डिस्कशन भी रखना है मुझे, मोल कॉन्सेप्ट का पहले कर देंगे फिर एटॉमिक का कर देंगे। मतलब नेक्स्ट वीक में मुझे डिस्कशन कंप्लीट करना है इसका, मोल का भी एटॉमिक का भी। तो आप लोग तैयार रहिएगा, ठीक है, डिस्कशन के लिए। चलो फिर ठीक है, थैंक यू सर। माइंड माइंड अप थैंक यू करता सर। हूँ मैं। सर ठीक, ओके। हाँ बोलो बेटा। सर लास्ट क्लास मेरी मिस हो गई थी और उसकी रिकॉर्डिंग थोड़ा बीच से है, मतलब स्टार्टिंग से नहीं है, तो थोड़ा समझ में नहीं आ रहा उतना अच्छे से। क्लास मिस मत किया करो, तुम लोग क्यों करते हो मिस क्लास। सर मेरी फर्स्ट क्लास थी, मिस हो गई थी, बहुत इमरजेंसी थी। अच्छा अच्छा, तो थोड़ा नोट से देख लो, दो थोड़ा ही 5 मिनट का ही हुआ होगा, डिले ज्यादा नहीं हुआ होगा। नोट्स थ्योरी दो नोट्स में देखो क्या टॉपिक पढ़ाया है, उससे एक बार पढ़ने की समझने की कोशिश करो। नहीं आया तो फिर मुझे बताना। यस सर। मैं नोट्स थैंक यू से एक बार सर। देख लो, उससे आइडिया लग जाएगा तुम्हें। यस सर। थैंक यू सर। ओके बेटा।